Good morning, students. Today our topic is class 9th SS subject, chapter number फर्स्ट, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। तो इस चैप्टर में मैं आपको एक वीडियो करा चुकी थी जिसमें मैंने लोकतंत्र के 2 किस्से बताए थे आपको। 1973 का यहाँ पे सैनिक तख्तापलट बताया था, लोकतंत्र की वापसी बताई थी, जनमत संग्रह किस तरह से होता है और पोलैंड में लोकतंत्र किस तरीके से आता है। यहाँ पे लोकतंत्र की मैंने आपको 2 विशेषताएं बताई थी कि लोग अपने शासकों का चुनाव या उनमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक का नॉन डेमोक्रेटिक का था, यानी कि जहाँ गैर लोकतांत्रिक का, जबकि लोकतंत्र में बदल सकते किसी को भी अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने, राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा लेने की वास्तविक आज़ादी नहीं थी गैर लोकतांत्रिक में, जबकि लोकतांत्रिक में है। ये इसकी 2 विशेषताएं मैंने आपको बताई थी। तो आज हम बात करेंगे इसमें लोकतंत्र के 3 नए नक्शे। 3 नए नक्शों में फर्स्ट नक्शा हमारा ये होगा, सेकंड नक्शा हमारा ये होगा और थर्ड नक्शा हमारा ये होगा। तो फर्स्ट नक्शे पे आइए। इस नक्शे के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1900 से 1950 के बीच लोकतांत्रिक सरकार कहाँ कहाँ पर थी। तो हमने 20वीं सदी में दुनिया के इतिहास की वैसी कथाएं भरी पड़ी थी जो लोकतंत्र आने की या लोकतंत्र को मिलाने वाली चुनौतियां या सैनिक तख्तापलट की या लोकतंत्र की बहाल करने के लिए लोगों ने संघर्ष किया था। लोकतंत्र की तरफ जाने और उनके रास्ते में आने वाली परेशानियों को कोई स्पष्ट संकेत और प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती है। आइए कि हम इन विशेषताओं का जिक्र करते हैं जिनके आधार पर ये हम 3 चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। 1950 तक लोकतांत्रिक शासन वाले देशों को दर्शाया गया है। इस नक्शे में ऐसे देश भी शामिल हैं जो सन 1900 तक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो चुकी थी। दूसरा नक्शा सन 1975 का है और तीसरा जो नक्शा है वो हमारा 2000 का है। और तीनों नक्शों के माध्यम से हम बताते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार कहाँ कहाँ पे थी और कहाँ पे नहीं थी। ये हम दिखाएंगे आपको कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें कलर्ड, ये वो कंट्री थे जहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। जो बाकी हमारा ब्लैंक दिखा रखा है वो कंट्री है जहाँ पे लोकतांत्रिक स्थापना नहीं हुई थी, यानी कि 1900 से 1950 तक बहुत कम देशों में लोकतंत्र स्थापित हुआ था। तो ये है हमारा ये पूरा वर्ल्ड का, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो इन कंट्रीज़ में या कॉन्टिनेंट्स में ही लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, बाकी जो ब्लैंक है उनमें नहीं हुई थी। 1975 की बात करें तो 1975 में हमारा इन क्षेत्रों में लोकतांत्रिक स्थापना हो चुकी थी जबकि अन्य में नहीं। तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि जो हमारी 1900 में थी वही हमारी 1975 में लोकतांत्रिक सरकारें थी। नेक्स्ट जो हमारा है 2000 में लोकतांत्रिक सरकार कहाँ कहाँ पर थी। तो आपको दिखाई दे रहा है कि कलर्ड ज़्यादा है और यहाँ पे जो विदाउट कलर है वो बहुत कम कंट्रीज़ बचे हुए हैं। तो 2000 तक आते आते मोस्टली कंट्रीज़ में यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। तो ये थे हमारे लोकतंत्र के 3 नक्शे वर्ल्ड के, जो तीनों में बताया गया है कि 1900 से 1950 में किन किन क्षेत्रों में लोकतंत्र आया, 1975 तक किन किन क्षेत्रों में और 2000 तक किन किन में आया। अब यहाँ पे हम लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण करेंगे। तो शुरुआती दौर की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कालक्रम था वो कहाँ कहाँ पर आया था। यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है कि 18 साल के होने के बाद सभी लोगों को उनके अधिकार मिल जाना या मत डालने का अधिकार मिल जाना, वोट डालने का अधिकार। तो ये जो अधिकार मिला था वो हर एक कंट्री में अलग अलग टाइम पे मिला था। जैसे कि 1893 में न्यूजीलैंड में, 1917 में रूस में, 1918 में जर्मनी में, 1919 में नीदरलैंड में, 1928 में ब्रिटेन में, 1931 में श्रीलंका में, 1934 में तुर्की में, 1944 में फ्रांस में, 1945 में जापान में, 1950 में भारत में, 1951 में अर्जेंटीना में, 1952 में यूनान में, 1955 में मलेशिया में, 1962 में ऑस्ट्रेलिया में, 1965 में अमेरिका में, 1978 में स्पेन में, 1994 दक्षिणी अमेरिका में। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके लोकतंत्र का विस्तार विभिन्न रूपों में हो गया था। अब आता है हमारा उपनिवेशवाद का अंत कैसे होता है। तो काफ़ी लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के अधिकांश जो देश थे वो यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश बन चुके थे। उपनिवेश होता है कि बाहरी शक्तियों का आके हमारे क्षेत्र में रहना और वहीं पे शासन को चलाना।
तो इस परतंत्र में देशों के लोगों को आज़ादी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। ये लड़ाई अपने औपनिवेशिक शासकों से आज़ादी की ही नहीं थी, इसमें अपना नेता खुद चुनने की इच्छा शामिल थी। हमारा देश उन थोड़े से परतंत्र देशों में से एक था जहां लोगों ने औपनिवेशिक शासनकाल से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष किया था। फिर यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका देश ने भी इसी प्रकार से संघर्ष किया था और धीरे धीरे करके उनसे छुटकारा वो पा लेते, लेकिन कुछ कंट्रीज़ बच जाते हैं जहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाती है। हाल के दौर की बात यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे, सभी स्वतंत्र देशों के रूप में सामने आए थे। तो ये जो था ये हमारा 1991 में था। तो उसके बाद तो काफ़ी सारे और ऐसे भी कंट्रीज़ उभरे हैं जिनमें इसकी स्थापना की जा चुकी है। यहाँ पे जैसे 2005 में नेपाल के राजा ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया था और पिछले दशक में लोगों को दी गई राजनीतिक आज़ादी को समाप्त कर दिया था, लेकिन 2006 में लोकतांत्रिक शक्तियों की विजय हुई थी। राजा को संसद की बैठक बुलानी पड़ी और राजा ने शक्तियों को घटाकर उसे सिर्फ नाम मात्र का शासक बना दिया था। तो यहाँ पे कुछ राजाओं ने यानी कि लोगों की शक्तियों को अपने नियंत्रण में रखा था, बट यहाँ पे जब लोगों ने लंबा संघर्ष किया तो इस प्रकार से उसमें बदलाव किया गया था। अब आता है हमारा विश्व स्तर पर लोकतंत्र क्या होता है। तो विश्व स्तर पर यानी कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो जो किसी भी देश की सीमा में न आने जाने की, समुद्री क्षेत्र का कार्य व्यापार को संचालित करने वाले कानून कायदे कौन बनाता है, किस तरह से बनाता है, तो ये सभी उन्हीं क्षेत्र जिनकी सीमाएं टच करती है उन्हीं की वजह से यहाँ पे सब बनाया जाता है। क्या ये निर्णय लोकतांत्रिक है? कौन से वाले निर्णय? जैसे वीटो का अधिकार है, हाँ ये है। जैसे संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देश हैं जो 1 सितंबर 2012 की स्थिति को संयुक्त महासभा को एक एक वोट को मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो बाकी हमारे 178 कंट्रीज़ सदस्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फैसले को प्रभावित करने वाली स्थिति है। तो यहाँ पे हम आपको कहेंगे कि वीटो जो पावर है वो पावर बहुत सारे कंट्री यानी कि जो सबसे शक्तिशाली कंट्री होती है उन्हीं को दी जाती है, लेकिन वीटो पावर देने के बाद ये नहीं होता कि वो उनका गलत इस्तेमाल करें। तो इस वजह से वो विभिन्न कंट्रियों की सुरक्षा के लिए एक कोई वीटो पावर दी जाती है सभी का मिश्रण करके। अब यहाँ पे बाहरी समर्थन का क्या सवाल होता है। बाहरी समर्थन जैसे जिसके पास वीटो पावर है तो हम उसी को अपना समर्थक मान लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे कीवर्ड्स दे रखे हैं, जैसे गठबंधन होता है कि लोगों, संगठनों, पार्टियों या राष्ट्रों का एकजुट हो जाना। तो जो पार्टी जैसे चुनाव प्रक्रिया हो रही है तो जो एक हारता हुआ नज़र आता है तो उसमें दूसरा बंदा अपनी वोटों को मिलाकर वहाँ पे उसका गठबंधन करा सकता है। जनमत संग्रह होता है, जनता का इकट्ठा होना। तख्ता पलट होता है कि जब एक साथ सरकार चल रही है और अचानक से वो सरकार को हटा दिया जाता है। मजदूर संघ होता है, मजदूरी करने वाले लोगों को रोजगार बनाए रखने के लिए एक संघ बनाया जाता है जिसमें जो भी कोई काम होता है वो उन मजदूरों से करा लिया जाता है। साम्यवादी शासन द्वारा चलाया गया किसी भी देश के शासन में अन्य पार्टियां सत्ता के लिए प्रयास करने की इजाज़त नहीं होती है। साम्यवादी शासन में राजनीतिक जो बंदी होते हैं वो जेल में डाले गए, जो अपने घर में नज़रअंदाज ऐसे लोग जिनके विचार, कामकाज, छवि सरकार के लिए खतरा मानी जाती है उनको राजनीतिक बंदी बना लिया जाता है। मार्शल जो लॉ होता है वो शासन द्वारा प्रशासन, सेना द्वारा प्रशासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लोगों को कानून और कायदे के आधार पर ही किया जाता है। वीटो जो होता है किसी भी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला हुआ ये एक अधिकार होता है जो किसी भी कानून को अकेले रोक सकता है। वीटो किसी भी फैसले को रोकने का असीमित अधिकार होता है, उसे लागू करना नहीं, कराने का नहीं। वीटो लातानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मैं मना करता हूँ। उपनिवेश किसी अन्य शासन व्यवस्था में राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाला क्षेत्र है। अब यहाँ पे बात आती है हमारे एक्सरसाइज की जो हम कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। ये चैप्टर आपको कंप्लीट रीड करना होगा।